कौन सा 2.12 जी? उसमें कोई प्रॉब्लम वैसे किया है, देख लेना, किसी जवान ने ना किया हो। वो कहते हैं डिस्टॉर्शन है आवाज में। अच्छा, मेरे एंड से डिस्टॉर्शन है, बाकी बच्चे बताएं आवाज आ रही है? वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं यार, देखो वो चला के चला गया, इधर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, सिस्टम चलाया नहीं, अब चला। क्लियर है ना बेटा? आवाज परफेक्ट है, वो कहता बच्चा ठीक है। अच्छा, बैच 2 है, बैच 1 है? 2 यही है ना? हाँ कहीं आज मेरा ख्याल है सैटरडे छुट्टी छुट्टी कर गए सब। ठीक है, ये सही है। आ रही है ना स्क्रीन? अभी वो गर्म हो जाएगा तो फिर सही होगा। अभी वो ना इसकी वो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम होगी, वो उसमें मॉइस्चर आया होता है ना इसी की वजह से। अच्छा जी, चले जी। एग्जाम्पल आपको दी थी 2.12। एग्जाम्पल 2.12 में, अच्छा मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2.11 में वो कहते हैं कोई मसला मसाइल है, हाँ जी 2.11 वो कहता है a company is about to pay an ordinary dividend of 32 पैसा। अबाउट टू पे का मतलब है अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया, रिसेंट डिविडेंड। तो शेयर प्राइस कहता है 4 रुपीज पर शेयर है, तो हमने कहा था ये कम डिव प्राइस होगी, इसको एक्स डिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो डिविडेंड है डी वो दिया हुआ है 0.32 रिसेंट डिविडेंड, आपको नेक्स्ट डिविडेंड निकालना पड़ना है। तो जी हमारे पास अभी नहीं है। कहता है रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% है, आ रही है। डिविडेंड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 20% ऑफ अर्निंग। कंपनी कितने परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है? 20% डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फिर रिटेन कितना करती होगी? 100 में से अगर 20% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 80% रिटेन हो रहा है। हमें बी जो चाहिए वो रिटेन अर्निंग चाहिए, वो फिर 80% होगी। उसे क्या नॉर्मली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कितना करती है? तो 100 में से 20 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बाकी 80 रिटेन। तो अब आपको जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, बी इंटू आर ई। बी है आपका 0.80 और आर ई है 0.125। मेरा ख्याल है 0.10 आ जाएगा जी शायद। ठीक है, तो अब आपका D1 निकल आएगा, जो भी आता है पता नहीं अब क्या आता है ये। 0.32 का करें जरा, कितना आता है? 0.35।
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है प्लस जी। D1 कितना है? मार्केट वैल्यू एक्स, अच्छा वो निकालनी पड़नी थी। मार्केट वैल्यू एक्स डिव नहीं दी हुई, 4 माइनस 0.32, रिसेंट डिविडेंड 3.68 प्लस जी। तो आंसर कितना है? 19.57। ले जी, ये 2.11 था जो कल आपने क्लास में किया था। उसके बाद 2.12 में कोई मसला मसाइल, ये आई कैप की किताब का है, तो ये तो जरूर करने चाहिए आपको, जो आई कैप की किताब के, क्योंकि इसी तरह के एमसीक्यूज उठाता है वो। मैंने पिछली दफा का पेपर का जरा थोड़ा एनालिसिस किया है, किताब में जो एग्जाम्पल है ना, उन्हीं में से वो छोटे छोटे सवाल बना रहा है आजकल एमसीक्यूज। तो आई कैप की किताब की एग्जाम्पल आपकी कोई भी हो तो छोड़े ना। तो इसमें उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगी है, मार्केट प्राइस पहले 150 रुपए दिया है, डिविडेंड जस्ट पेड दिया हुआ है, डी नॉट दिया हुआ है, और ये कांस्टेंट रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये आपका फॉर्मूला 7.5 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 150, ये तो सिंपल सा है। तो पहले वाले का तो सिंपल सा आंसर है। हाँ, आगे कहता है मार्केट प्राइस 165 कम डिव है और डिविडेंड अबाउट टू बी पेड है, तो 15 रुपए का डी है, तो ये माइनस करेंगे तो 150 बचेगा ना। तो दूसरा जो होगा उसका फॉर्मूला होगा 15 तकसीम 150, शायद 10% है। उसके बाद मार्केट प्राइस 120 रुपए एक्सटिव है, डिविडेंड जस्ट पेड 24 रुपए है, तो डिविडेंड 5% ग्रो करेगा, तो इसमें D1 निकालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है 24 इंटू 1 प्लस 0.05 क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस और प्लस जी 0.05। ठीक है। आखिरी वाले में मार्केट कैपिटलाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज की टर्म है, इसका मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? पर शेयर वैल्यू को नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स को कहते हैं, जो कि 10 मिलियन रुपए है। और डिविडेंड भी देखें 1.5 मिलियन में दिया हुआ है, मिलियन में टोटल में है, डिविडेंड भी टोटल में है और मार्केट प्राइस भी टोटल में है। तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, ये वाला ग्रोथ नहीं है कोई भी। अब आपका डिविडेंड ऊपर लिखा जाएगा 1.5 मिलियन और नीचे टोटल मार्केट वैल्यू लिखी जाएगी 10, तो बस आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म आपके लिए नई थी बस। क्या मतलब होता है इसका? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये निकलता कैसे है? इसका फॉर्मूला वही होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये टोटल मार्केट वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कोई और सवाल? चलें जी आगे। अच्छा, हाँ जी। डिविडेंड मॉडल जो था उसकी कुछ अजम्पशंस हैं, वही उसकी खामियां भी हैं, तो ये आपने पढ़नी है, शायद ही आपको आए, बस आपको पता होना चाहिए। रीडिंग आपने करनी है बिल्कुल, इसकी रटा उठा नहीं लगाना। तो इसकी अजम्पशन क्या है? ये मॉडल एज्यूम करता है कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी और इन्वेस्टर हमेशा रिसीव करता रहेगा, हालांकि कई दफा कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। यानी ये मॉडल एज्यूम करता है देयर इज नो गैप इन द डिविडेंड, बट इन रियलिटी रियल लाइफ में डिविडेंड में गैप होता है, कुछ सालों में कंपनी डिविडेंड, तो ये इसका फ्लॉ है। ये कहता है डिविडेंड कंपनी स्मूथली देती रहेगी और हर साल देगी, किसी साल छोड़ेगी नहीं। दूसरी इस मेथड की assumption है कि कंपनी का डिविडेंड या तो सेम रहेगा या अगर ग्रो भी करेगा तो कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। लेकिन रियल लाइफ में डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो, डिविडेंड वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर उसने जो नो ग्रोथ वाला और कांस्टेंट ग्रोथ वाला मेथड है उसको क्रिटिसाइज किया है
कहता है डिविडेंड डू नॉट ग्रो स्मूथली, ये क्रिटिसिज्म है कि रियल लाइफ में डिविडेंड स्मूथली ग्रो वो नॉन लीनियर पैटर्न पे ग्रो करते हैं। नॉन लीनियर का मतलब होता है सेम रेशियो से ग्रोथ नहीं आती। आगे वो कहता है डिविडेंड मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो आपके नए प्रोजेक्ट का रिस्क है, जो आपके नए प्रोजेक्ट का रिस्क है वो बिजनेस के एग्जिस्टिंग रिस्क के साथ मैच करता है। यानी अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं तो आप अपना हर नया प्रोजेक्ट किस सेक्टर में करेंगे? टेक्सटाइल सेक्टर में करेंगे। अगर आप सीमेंट सेक्टर में नया प्रोजेक्ट करेंगे तो सीमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री के रिस्क टेक्सटाइल सेक्टर के रिस्क से सेम। तो ये डिविडेंड मॉडल कहता है कंपनी कभी भी इंडस्ट्री चेंज नहीं करेगी, कंपनी कभी भी अपना रिस्क लेवल चेंज, एवरी न्यू प्रोजेक्ट हैज सेम लेवल ऑफ रिस्क व्हिच मैचेस टू द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस रिस्क। ठीक है, जितना आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिस्क है, नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का भी रिस्क क्या है? सेम है। हालांकि रिस्क चेंज, नया प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्क लेवल का भी हो सकता है, कम रिस्क का भी। तो डिविडेंड मॉडल इसमें कामयाब नहीं है, वो अगला कैपम मॉडल है जो इसको केटर करता है। होता ये है कि हाँ मैं बताता हूँ ना, जब इन्वेस्टमेंट का रिस्क चेंज होता है तो कंपनी ने किन से पैसा लेना है? शेयर होल्डर से लेना है ना। तो शेयर होल्डर को अगर ज्यादा रिस्क वाला प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब उनके पैसे के डूबने का खतरा भी ज्यादा है, तो वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क को देख के मांगते हैं। मोर रिस्क मोर रिटर्न वाला फिक्राना, वो देखते हैं कि कंपनी कितने रिस्क का प्रोजेक्ट कर रही है। अगर कंपनी हमारे पैसे से ज्यादा रिस्क का प्रोजेक्ट करने जा रही है तो हम अपने पैसे रिस्क असी लेना है, तो रिटर्न भी सानू मिलना चाहिए बहुत। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इन शॉर्ट इस मॉडल में रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने का कोई फैक्टर नहीं है। वो अगला कैपम जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बीटा चीज है, बीटा रिस्क को शो करता है वहां पे। यहाँ डी और एमबी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिस्क को शो करे या रिस्क को इनकॉर्पोरेट करे। उसके बाद डिविडेंड मॉडल ये अज्यूम करता है कि कंपनी जब भी नए शेयर इशू करेगी तो कंपनी की इशू कॉस्ट, हालांकि रियल लाइफ में शेयर इशू करने की कॉस्ट होती है, लेकिन वो डिविडेंड मॉडल में हम कहीं नहीं लिख रहे। डिविडेंड मॉडल में वो हम, अगर हमें वो लिखनी चाहिए तो वो नई नए शेयर इशू करने की, हाँ नए शेयर, अगर हमें इशू कॉस्ट लिखनी चाहिए तो वो इसमें से माइनस होनी चाहिए कि जितने का शेयर आपका मार्केट में बिकेगा उसमें से इशू कॉस्ट लेस होनी चाहिए, लेकिन नहीं हम नहीं करते। ये मॉडल एज्यूम करता है देयर इज नो इशू कॉस्ट फॉर इशूइंग द शेयर्स। जब भी कंपनी ने नए शेयर इशू करने हैं तो इशू कॉस्ट कोई नहीं है। अगर इशू कॉस्ट आ जाए तो डिविडेंड मॉडल वहां पे क्या है? फ्लॉप है। इज इट क्लियर? तो ये इसकी assumption है और यही इसकी खामियां है। देखिए मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, assumptions एंड लिमिटेशन। वो कहता है थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दे। मैंने बता दिया है कि डिविडेंड मॉडल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिस्क को शो करे। डिविडेंड मॉडल में दो ही तो चीजें हैं मेन, डिविडेंड और इन, ना ये रिस्क को शो करती है ना ये, बस ये मतलब है उसका। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो रिस्क को शो करे। जो मैं अगला मॉडल करूंगा उसमें एक फैक्टर है बीटा, वो एक्सप्लिसिटली जानबूझ के रिस्क को शो करता है। एक्सप्लिसिटली कहते हैं जानबूझ के, डेलिबरेटली को भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, आगे आते हैं कैपम के मॉडल की तरफ। नोट्स जरा छोड़ दे, नोट्स में तकरीबन को 2 से 3 सफे हैं कैपम पे, और वो सारी थ्योरी पढ़ने वाली है, रट्टा नहीं लगाना आपने, रट्टा। तो इसीलिए अगर मैं वो 2-3 सफे यहाँ पढ़ने बैठूंगा तो हम आधा सफा भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी चोट बता रहा हूँ, आपने बाद में इसको जरा ध्यान से घर जाके पढ़ लेना, एक दफा याद नहीं करना कुछ भी, उसमें से कोई चीज याद करने वाली नहीं सिवाय इसके जो मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो अगला मेथड है उसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से भी हम शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तय कर सकते हैं। इसके मुताबिक जो आपका के है यानी शेयर होल्डर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है आर एफ प्लस इक्विटी बीटा, आर एम माइनस आर एफ। अब मैं इसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये फॉर्मूले की भी थोड़ी सेंस दे दूंगा कि ये बना कैसे। हाँ जी, आर एफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न।
RF का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क ना हो, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें, ऐसी इन्वेस्टमेंट पे जो भी कमाई होती है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसकी एग्जांपल क्या है? तमाम गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लें तो गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती, और गवर्नमेंट जितना रिटर्न आपसे कमिट करती है वो देगी, उसमें ऊंच नीच। इसी तरह उन्हीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक है टी बिल्स, शायद आपने कभी सुना हो। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 माह 6 माह 9 माह के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है आपसे, लोगों से, और बदले में रिटर्न देती है। तो अगर आपने टी बिल्स खरीदनी है ना, तो टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स पे जो भी कमाई होगी वो भी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की मिसाल है। इसी तरह मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, अगर, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। डिबेंचर में मुझे क्या रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट इनकम मिलनी होती है वो कंफर्म मिलनी है और फिक्स मिलनी है, और असल पैसे भी सिक्योर होते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट भी डूबने का खतरा ना होने के बराबर होता है। समझ आ रही है? तो हमारे केस में सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होगा। टी बिल्स का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा हम उसको RF लेंगे। अच्छा, अभी आपने ये नहीं समझना ये ऐड क्यों किया माइनस, अभी अभी सिर्फ एलिमेंट समझ लें। तो अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसपे रिटर्न गारंटेड हो, स्टेबल हो, और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सिक्योर हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और उस पर जो भी कमाई होगी उस कमाई को क्या कहेंगे? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे है RM। RM क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन स्टॉक मार्केट। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन स्टॉक मार्केट फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, फॉर रिस्की। दोनों में फर्क क्या है? RF में और RF में, वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स पे है, और ये स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, यानी जितने शेयर्स हैं कंपनी के, जितने शेयर्स हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। और भी जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त हो रहा है, तमाम स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीदो फरोख्त होने वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को कहा जाता है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। और उन तमाम इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो उसकी एवरेज निकाल लो। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं PSX, क्या कहते हैं उसको? और उसका सबसे फेमस जो है बेंचमार्क, वो KSE 100 इंडेक्स है। तो अगर आप KSE 100 इंडेक्स का मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 100 कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स सालाना रिटर्न कमा रहे हैं, अगर आप उनकी एवरेज निकाल लें तो वो RM है। टॉप 100 कंपनीज के जो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर हैं जो रिटर्न कमा रहे हैं, वो रिस्क लेके कमा रहे हैं ना, तो उसके रिटर्न की एवरेज निकाल लें तो वो क्या है? RM। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान की तमाम स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज हैं उन तमाम कंपनीज का, उसको कहते हैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स। तमाम कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके रिटर्न्स की एवरेज निकाल लें, वो तकरीबन कोई 500 से 1000 कंपनियां समझ लो। तो अगर आप 500 से 1000 कंपनी के रिटर्न देखेंगे तो वो तो 500 से 1000 फिगर होगी, उसकी एवरेज निकालो ताकि आपको सिंगल फिगर पता चल जाए। तो वो जो सिंगल फिगर है ना, जो कि 500 कंपनी की नुमाइंदा है, उसको क्या बोलते हैं? RM। RM क्या चीज है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन स्टॉक मार्केट ऑन या फॉर जितनी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब मुझे बताएं, RF अगर मैं इसको परसेंटेज में बताऊं, RF ज्यादा होगा या RM? RF की कमाई ज्यादा होगी या RM की? RF पे परसेंटेज ज्यादा होगी या RM पे? वजह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि रिस्क नहीं है तो वहां मैं पैसे लगाऊंगा तो कम रिटर्न भी आ जाए, मेरे पैसे सिक्योर्ड है, रिटर्न गारंटेड है, तो मैं कम पे भी मुतमईन हो जाऊंगा। लेकिन अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाऊंगा तो मेरी ख्वाहिशात, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि मैं पैसा जो लगा रहा हूँ वो कहाँ पे लगा रहा हूँ? एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न से हमेशा ज्यादा होता है।
इस बात पे सब इत्तेफाक करते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर ये 5% है तो ये 12% है। क्या मतलब है? आप 1 लाख रुपया रिस्क फ्री लगाएं तो 5% कमा लें। अगर आप 1 लाख रुपया रिस्की इन्वेस्टमेंट में स्टॉक एक्सचेंज में लगा लें तो 12% कमा लें, उसमें 5 कमा लें। कितना ज्यादा कमा रहे हैं हम? वो जो ज्यादा कमा रहे हैं उस RM माइनस RF को कहते हैं रिस्क प्रीमियम। वो जो इसमें 7% का फर्क है उसको क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। इसके पूरा नाम ये है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। ये तो है इसका किताबी नाम। जैसे मैंने RF RM को एक्सप्लेन किया, मैं इसको भी बता देता हूँ। रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क प्रीमियम, जब भी कोई इन्वेस्टर रिस्क लेता है तो जितना एक्स्ट्रा रिटर्न वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है या एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड कर रहा होता है रिस्क लेने की वजह से, उस एक्स्ट्रा रिटर्न को या एक्सेस रिटर्न को कहते हैं रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है सादा जबान में एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर ड्यू टू रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने की वजह से, रिस्क लेने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर जो एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड करेगा कंपनी से, उस एक्स्ट्रा रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न और रिस्क लेने की वजह से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगली चीज क्या है? बीटा। बीटा, बीटा क्या होता है? बीटा या इक्विटी ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द कंपनी। बीटा क्या शो करता है? किसी भी कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क। और ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है, हर कंपनी का बीटा डिफरेंट होता है। RM RF कंपनी का नहीं होता, RM पूरी स्टॉक मार्केट का होता है, RF तमाम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स का रेट है। लेकिन ये जो बीटा होता है या इक्विटी बीटा, ये कंपनी स्पेसिफिक है, ये हर कंपनी का क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब इस बीटा को थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, इस पे थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है, बीटा क्या शो करता है? तो इसके मुकाबले में कोई अनसिस्टमैटिक रिस्क भी होगा ना। तो कैपम के मुताबिक, सुन लें, कैपम के मुताबिक रिस्क की पहले बताऊं डेफिनेशन क्या है। हमारी किताब में हर चैप्टर में रिस्क की डेफिनेशन फर्क है। कैपम के मुताबिक रिस्क की डेफिनेशन क्या है? जब भी किसी इन्वेस्टर की इनकम स्टेबल हो और उसकी इनकम में फ्लक्चुएशन ना हो तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जिस पर इन्वेस्टर की इनकम फ्लक्चुएट करती हो, उसमें वेरिएशन आती हो, तो वो इनकम सर्टन ना हो, कंफर्म ना हो, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है रिस्की। तो कैपम के मुताबिक रिस्क का मतलब होता है वेरिएशन या फ्लक्चुएशंस। हाँ, वेरिएशंस इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। कैपम के मुताबिक रिस्क क्या है? किसी भी इन्वेस्टर का रिटर्न अगर वेरी कर रहा है तो वो जब उसकी इनकम या रिटर्न वेरी, इनकम को भी कह सकते हैं, इनकम में वेरिएशन जो है वो रिस्क है। इसकी हम बोंगी सी मिसाल है लेकिन यहाँ पे नहीं फिट होती, वैसे बता रहा हूँ। जॉब में और बिजनेस में कहाँ इनकम ज्यादा स्टेबल है? आपको पता है महीने बाद मुझे इतनी इनकम मिल जानी है, तो ये कहते हैं ना जॉब में तो कोई रिस्क नहीं, यार बिजनेस में तो बहुत रिस्क है। क्योंकि बिजनेस की इनकम, किसी दिन गाहक इतने आ गए, किसी दिन कोई भी ना आया, या किसी महीने में इनकम बहुत ज्यादा है और कोविड के हालात आ जाए तो इनकम बहुत कम है, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बिजनेस की इनकम में सैलरी इनकम के मुकाबले में ज्यादा रिस्क है। कमाई, तुक्के भी ज्यादा बिजनेस में ही लगते हैं, छक्के भी उधर ही लगते हैं। समझ आ रही है? जहाँ रिस्क होता है वहां नॉर्मल रिटर्न भी आते हैं। अच्छा,
अब ये जो रिस्क है या जो वेरिएशन है, इसकी दो वजूहात होती हैं, इसकी दो रीजन होती हैं, या तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री या कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी किसी भी इन्वेस्टर की इनकम फ्लक्चुएट करने की पहली वजह है इंडस्ट्री, दूसरा है ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसको मैक्रो कह सकते हैं, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी मेरी इनकम फ्लक्चुएट कर रही है, डिविडेंड इनकम, कंपनी से जो मुझे डिविडेंड इनकम मिलती है वो फ्लक्चुएट क्यों करती है, उसकी दो वजूहत है। कुछ फैक्टर कंपनी स्पेसिफिक होंगे और कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो पूरी इकोनॉमी के हैं। समझ आ गई? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा इंडस्ट्री या कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कॉटन की, कपास की फसल अगर खराब हो जाए या बहुत कम फसल हो तो उसका इम्पैक्ट किन कंपनीज पर आएगा? तमाम वो कपड़े गारमेंट्स वाली या टेक्सटाइल, तमाम वो कंपनीज जिनका रॉ मटेरियल कॉटन होता है। शुगर इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट आएगा, सीमेंट सेक्टर पे, कॉटन पे डिपेंड करने वाली तमाम कंपनीज कॉटन की क्रॉप डिस्टर्ब होने से इफेक्ट हुई। डेफिनेटली फिर क्रॉप कम होगी तो महंगी मिलेगी, जो जो खरीदेगा कपास महंगी लेगा तो उस इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी, अगर कंपटीशन ज्यादा हो तो फिर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो तो बढ़ जाती है ना। समझ आ गई? और ये इफेक्ट सीजनल आया है। अब अगर आप प्राइस एकदम बढ़ा देंगे, आपके कंपटीटर ने ना बढ़ाई, तो फिर तुम सीधे आउट हो जाओगे मार्केट से। तो प्राइस बढ़ाना, जो आपकी सेल प्राइस है ना, उसको बढ़ाना हर वक्त पॉसिबल, लेकिन आपकी सप्लायर की जो कॉस्ट है जिसपे आपने कपास खरीदी वो तो महंगी होगी, क्योंकि कपास की शॉर्टेज है। अब जितनी भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिप आएगा, डिप आने से उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे उसको उस साल डिविडेंड, ये जो मैंने फैक्टर बताया है, कॉटन की क्रॉप का गिरना, ये पूरी इकोनॉमी को हिट नहीं कर रहा, ये उन कंपनीज को हिट कर रहा है या उन इंडस्ट्री को हिट कर रहा है जिनका ताल्लुक कॉटन के साथ है। तो ये फैक्टर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक मिसाल है। समझ आ रही है? क्या इसमें शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम कम हुई, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से नहीं हुई, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के एक फैक्टर की वजह से हुई। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में है, या डॉलर का रेट बड़ा ऊपर चला जाए, डॉलर 180-90 पे चला जाए, गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा दे सारी कंपनीज के लिए, ये जो फैक्टर है ना, इन्फ्लेशन रेट, हाँ, इन्फ्लेशन किसी एक कंपनी को, एक इदारे को, एक बंदे को इफेक्ट नहीं करता। इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट्स, एक्सचेंज रेट, डॉलर का पाक रुपये के साथ खास तौर पर, ये फैक्टर जब चेंज होते हैं तो इसका इफेक्ट सब पे आता है। नहीं, मैं बताता हूँ, मैग्नीट्यूड फर्क हो सकता है, किसी पे ज्यादा, लेकिन आना सब पे है। मैग्नीट्यूड या उसका जो असर है, असर की शिद्दत है, वो कम ज्यादा हो सकती है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। अब एक जो है, अब एक बंदा जो है वो फॉरेन करेंसी में डील ही नहीं करता, मसलन हम लोग मुल्क से बाहर से चीजें नहीं मंगवाते, लेकिन हम पे भी डॉलर का इफेक्ट आता है। कैसे? जब आप बैटरी लेकर आते हैं, जब आप कोई भी चीज लेके आते हैं, दुकानदार क्या बोलता है? और पाए जानो डॉलर इतना महंगा हो गया है, चीज इतनी महंगी आ रही है। आप उससे कहते हैं साडा डॉलर नाल की ताल्लुक, वो कहता पहले चीज पाकिस्तान च नहीं लग रही। इवन सब्जी वाला कहता है डॉलर बड़ा महंगा हो गया है, और तेरी सब्जी अमेरिका तो आ रही है, वो यही कहेगा डॉलर बड़ा महंगा हो गया सर जी। तो सब्जी वाले को क्या ताल्लुक, शायद उसकी खादें इम्पोर्ट हो रही हो, वो खादें उसमें हमें नहीं सेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है हम पे भी, आ कम रहा है। कुछ तो ऐसे जिन पे डायरेक्ट आ रहा है, जो पेट्रोलियम सेक्टर की हैं या जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनका डॉलर का फ्लक्चुएट करना तो बहुत ज्यादा उनको हिट कर रहा है।
हमें कम कर रहा है, किसी को कम कर रहा है, किसी को ज्यादा, लेकिन कर सबको हिट रहा है। नहीं बात समझ आ रही? तो ये जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से किसी इन्वेस्टर का की इनकम में फ्लक्चुएशन आती है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से जब तमाम कंपनीज और तमाम इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट आता है, तो ये जो इनकम की फ्लक्चुएशन है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फैक्टर जो किसी एक इंडस्ट्री की फैक्टर की वजह से उस इंडस्ट्री के इन्वेस्टर की इनकम पे जो चेंज आता है, वो फैक्टर क्या कहलाता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं नहीं, ये इम्पैक्ट आते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। नहीं नहीं, एज्यूम नहीं किया जाता, कैलकुलेट किया जाता है इनका इम्पैक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। जी बात समझ आ गई? क्या आप सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर को अलग कर सकते हैं? जी यासिर साहब, कोई सवाल हो आपका? जी यासिर अरफात, कोई सवाल है आपका? यासिर अरफात बेटा, कोई सवाल है आपका? क्लियर है सर? ओके फिर ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो ये मेरी अचीवमेंट है। ये मैंने एक मिसाल सी दी हुई है। इस मिसाल को पढ़ के आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक कंपनी है डॉन, डबल रोटी वगैरह बनाती है। डॉन के पराठे भी आते हैं, बन भी आते हैं, हैं? काफी चीजें डॉन की है, डॉन कंपनी, जैसे बनीज ब्रेड है, डबल रोटी वगैरह बनाती है। तो इस कंपनी के लिए आपने ये जो मैंने नीचे एग्जांपल दी है, आपने इसमें से अपने जहन में अभी सोच लें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके लिए सिस्टमैटिक होंगे और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके लिए सिस्टमैटिक का मतलब है होल इकोनॉमी के, और वो सब पे असरअंदाज होंगे, इस पे भी होंगे। और अनसिस्टमैटिक फैक्टर वो होंगे जो सिर्फ इस कंपनी पे असरअंदाज होंगे, जो इस कंपनी के स्पेसिफिक फैक्टर है। तो पहला फैक्टर है कि पूरे मुल्क का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन महंगे होंगे, सिर्फ इस कंपनी के नहीं, सबके सबके लोन महंगे होंगे, तो पीबीटी जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो गिर जाएगा। हाँ जी। आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ, आटे की, क्योंकि इसकी डबल रोटी बननी है उससे, आटे मैदे ये उससे, तो ये इसको हिट ज्यादा करेगी, इसको हिट करेगी, बल्कि प्राइमरली करेगी इसको अनसिस्टमैटिक। अगला, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए टैक्स के, उन्होंने कहा कुछ एसेट पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, कुछ पे नहीं मिलेगा। तो ये, हाँ जी, नॉन करंट एसेट तो हर कंपनी में होते हैं, तो उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन या टैक्स बेनिफिट हर एक को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि नॉन करंट एसेट तो हर कंपनी में, खाली इसमें थोड़ी है। तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, उसके रूल चेंज हुआ है। अब जिस इदारे में नॉन करंट एसेट थे, जिस इदारे में नॉन करंट एसेट थे, पहले बेनिफिट मिलता था, अब नहीं मिलेगा। खाली इनको तो नहीं ना मिलेगा, किसमें नॉन करंट एसेट नहीं होते। तू खोते रेडी वाले नु देख ले, जेड़ा डबल रोटी वो फल लेके जाता है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, नाई के पास जाते हो, नाई के पास वो होती है मशीन, जेडी मेडिटेट कर दी है, वो उसका नॉन करंट एसेट है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप ऑडिट फर्म में चले जाओ, हमारे लिए तो ऑडिट फर्म रेलेवेंट है। ऑडिट फर्म का प्रिंटर होता है, ऑडिट फर्म के पास कंप्यूटर होते हैं, स्कैनर होते हैं प्रॉपर। और नॉन करंट एसेट की बात हो रही है। सबके होते हैं, थोड़ा थोड़ा, हाँ किसी को ज्यादा करेगा। आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि सर्विस वालों के नॉन करंट एसेट मैन्युफैक्चरिंग वालों के मुकाबले में कम होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहें होते ही नहीं, नहीं हो सकता है। आप छोटे से जनरल स्टोर पे चले जाएं तो वहां काउंटर पड़े होते हैं, फ्रिज पड़े होते हैं, छोटे से अपने महल्ले के, वो खोखा सा, उन्हें भी फ्रिज रखे होता है, खोखा तो है कहता है वो जो खोखा है ना, वो भी तो एसिड है उसका।
अच्छा आगे चल। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, पूरे मुल्क की इकोनॉमी गिर गई तो ये तो सबको इफेक्ट करेगी, सिस्टमैटिक रिस्क का फैक्टर है। हाँ जी, गवर्नमेंट एडवाइस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द, गवर्नमेंट ने क्या है, सवेरे सवेरे नाश्ता करया करो। हाँ, डबल रोटी ज्यादा बिकेगी ना, नाश्ता, लोग भूखे भी जाते होंगे, परोठे बनाने का टाइम नहीं होगा अम्मी के पास या बेगम साहब के पास, तो उन्होंने क्या, 5 डबल रोटी फड़ो, उत्ते जैम लाओ, पावे करो ना करो, दफ्तर जाने से पहले आपको नाश्ता करना चाहिए। इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती है या कोई, आप देखें, आपने वो देखा होगा बच्चों को, वो जो क्या है, नेस्ले का है ब्लू बैंड, और ब्लू बैंड के ऐड में ऐसे आता है कि बच्चे को ये विटामिन ये मिलेगा, कुछ नहीं है, वो सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। नहीं नहीं, क्या जा चेक कराओ ना जाके लेबोरेटरी, तेरे पता लगे कुछ नहीं है बच्चे, कोई न्यूट्रिशन नहीं है काम की, मानते नहीं। चलो यार जिसका भी है, यूनिलीवर का, यूनिवर्थ नहीं, यूनिवर्थ की तो पैंट है, शर्ट है। चलो यार यूनिलीवर की, मेरे हिसाब से, चलो मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन वो मक्खन नहीं है, वो मार्जरीन टाइप है। हाँ, वो वेजिटेबल ऑयल से बना है, उसको अगर आप उस पे तवे पे गर्म करें कुछ नहीं निकला बेचो। हाँ, तो वो फायदा कोई नहीं है उसका, उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन वो एड शेड के लिए, अब वो ये होता है कि जब उस पे एड शेड बनता है बच्चे खुश होते हैं, कमांडर सेफ गार्ड पे ऐड बनता है तो बच्चे खुश होते हैं, लेना यही है अबू जी, यही सामान लेना है, तो अब्बा जी पावन कह बेटा यानी इस्तेमाल करीदा, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो वो कह नहीं अबू जी कमांडर सेफ गार्ड बना होगा ऊपर। तो ये इस तरह की कोई एडवाइस या ऐड आता है तो उससे किसी बिजनेस पे बूस्ट आता है, या किसी बिजनेस का बेड़ा गर्क भी होता है। मसलन यहाँ पे ही ऐड चलना शुरू हो जाए कि ये वाला जो ब्लू बैंड है ये मक्खन नहीं है, अगर ये टीवी पे कोई ऐड बनाना शुरू कर दे तो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग, इसको कहते हैं डी मार्केटिंग, अपनी चीज बेचने के लिए दूसरे की आत्मा रो ले जाना, नेगेटिव मार्केटिंग करना, तो डी मार्केटिंग से ब्लू बैंड की सेल क्या होगी, कम होगी। लेस के ऊपर एक दफा चला था कि लेस के अंदर वो पिग की चर्बी और पता नहीं इसका वो इस्तेमाल करते हैं, कोई ई पीछे लिखे होते हैं कोई, वो कहते हैं ये जो ऑयल है ना ये पिग की चर्बी से बनते हैं, जो कि हराम है। हाँ, तो इस तरह की जो आती है सजेशन, हाँ, कुरकुरे प्लास्टिक के बनते हैं, तो ये सारी चीजें किसी इदारे की सेल को बढ़ा भी सकती हैं। तो ये अन, लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया फैक्ट्री में भाई, तो ये भी कंपनी का बेड़ा गर्क होना है, सारी कंपनीज का तो नहीं ना होना। हाँ, अगर पीटीआई बैठ जाए आके कहीं पे, अगर पीटीआई कहीं बैठ जाए तो फिर हो सकता है कि सारी कंपनीज बंद हो जाए, है, लेकिन ये भी वैसे मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो पार्टीज बन जाएंगी ना, 2-3 लोग डिवाइड हो जाते हैं जब इस तरह की दो पार्टी, पाकिस्तान में 2-3 तो मेन है, पीटीआई पीपल्स पार्टी और तीसरी, तो डेफिनेटली लोग डिवाइड हो जाएंगे तो कोई ना कोई काम करेंगे, इसीलिए वो भी फिर हम अनसिस्टमेटिक में डालेंगे। अच्छा अब आप आ जाए, सिस्टमैटिक रिस्क को मैयर किससे करते हैं, सिस्टमैटिक, हाँ जो बात, सॉरी असल में मैं अगली बात बताना चाह रहा था, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के इन्वेस्टर को होता है, इस रिस्क को खत्म किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। वो कैसे, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे पता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो डिपेंड करता है कॉटन की क्रॉप पे, तो मैं अपने सारे पैसे, पागल होऊंगा अगर मैं सारे पैसे अपने टेक्सटाइल में लगा दूं, जब मुझे पता है कि यार वो सीजनल क्रॉप पे बेस करता है और फसल कभी अप भी जाती है फसल कभी, तो टेक्सटाइल सेक्टर में सारे पैसे लगाने की बजाय कुछ पैसे शुगर सेक्टर में लगाओ। अब शुगर सेक्टर भी शुगर केन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पैसा सीमेंट सेक्टर में लगाओ, कुछ पैसा आपका आईटी सेक्टर में लगाओ, कुछ पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाओ, यानी मैं क्या कह रहा हूं, अपने तमाम पैसों को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके लगाएं, उसका फायदा ये होगा कि अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स जो चेंज होंगे किसी की फेवर में जा रहे होंगे और किसी के अगेंस्ट जा रहे होंगे, जिस वजह से होगा क्या, होगा ये कि आपको, आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है वो काफी हद तक नलीफाई हो जाएंगे। मिसाल देता हूँ,
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडाइज रेट पे लोन मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज कहते हैं सस्ता, बैंक के प्रॉफिट इससे बढ़ेंगे कम होंगे क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने पड़ेंगे। और टेक्सटाइल सेक्टर के प्रॉफिट, अगर मैंने सारे पैसे टेक्सटाइल सेक्टर में घुसाए हुए हैं तो मेरी तो बारे नहीं आ रहे। अगर मैंने सारे पैसे बैंकिंग सेक्टर में घुसाए हुए हैं तो डूबेंगे तो नहीं, लेकिन मेरी इनकम में शेयर डिप आ जाए एकदम, गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट से मेरी इनकम में शेयर प्राइस नीचे जाए और मेरी डिविडेंड इनकम एकदम गिर जाए, मेरी तो वेल्थ का बेड़ा गर्क हो जाए। और अगर मैं अपने पैसों को डिवाइड ऐसे कर लूं कि थोड़े पैसे टेक्सटाइल में लगा दूं, थोड़े मैं उसमें लगा दूं बैंकिंग में, तो उसका नुकसान क्या होगा, एक तरफ बुरा वक्त आया हुआ है और एक तरफ अच्छा वक्त आया हुआ है, तो वो मेरे बैलेंस आउट हो जाएगा। यानी मेरी इनकम में जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन है वो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन नहीं होगी। समझ आ रही है? अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी डाइवर्सिफाइड। इसके लिए प्रॉपर लफ्ज है डाइवर्सिफाइड। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी थ्रू पोर्टफोलियो। जब भी आप पैसे डिवाइड करके लगाते हैं ना, थोड़े थोड़े करके, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? मसलन मैं सारे पैसे बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी में लगा दूं, ये पोर्टफोलियो नहीं है। थोड़े से पैसे बैरिया टाउन, थोड़े से पैसे डीएचए, थोड़े से पैसे एक्सवाई सोसाइटी में, तो ये मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके लगाया। जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके लगाता है तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या आप मेरी बात पिक कर गए? कौन सा रिस्क खत्म हो सकता है? किसके जरिए? पोर्टफोलियो के जरिए। बस यहाँ पे बात। जी आगे बताएं। क्या क्या? देखिए हमने रिस्क की डेफिनेशन क्या बताई है अभी, ये देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर। आप जो रिस्क की डेफिनेशन बोल रहे हैं वो तो हमने बताई नहीं अभी, क्या पता अभी क्या कहते हो यार। रिस्क की डेफिनेशन इसलिए मैंने पहले बताई, देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ द रिस्क। हम यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी फैक्टर की वजह से किसी भी कंपनी के जो इन्वेस्टर है उनकी इनकम में, उनके डिविडेंड में, उनके रिटर्न में क्या आ जाए। अब वो चाहे कोई अच्छा फैक्टर उस पर असरअंदाज हो एकदम बढ़ जाए, वो बुरा फैक्टर है एकदम गिर जाए। ये जो बढ़ना गिरना है ये वेरिएशन, अगर गिरी है तो बढ़ जाए ना, तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बनती है कि यार कल को भी इतनी मिलेगी, कोई नहीं मिलती नहीं। तो बढ़ के गिरना भी बुरी बात है और गिर के एकदम बढ़ना भी, वो भी अच्छा नहीं समझा जाता। इन्वेस्टर को ये शक होता है पता नहीं आइंदा इन्हीं आए या ना आए, इन्ना मेरा छक्का लगे या ना लगे। तो आप मेरी इस डेफिनेशन के साथ इत्तेफाक नहीं करते। फिर चले आगे। अब आपको नींद आना शुरू होगी होगी, अभी भी नींद आ रही है? और शर्म करो यार, अभी तो पढ़ाया ही कुछ नहीं आज। आ जाओ वापस। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बस मेरी बात और 5 मिनट की है, फिर वो सवाल आप हल करेंगे। ये फॉर्मूला आपने, मैं आपको चलो आपके दिल को तसल्ली दे देता हूँ, आपने ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करना है। सारा डाटा दिया होगा, आपने इसमें डाटा क्या करना है, फिल करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर इतनी तगो-दो क्यों कर रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए? अदरवाइज मुझे अगर एमसीक्यूज ना आने होते तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाना था टक टक सवाल। अदरवाइज ये तगो-दो फाइनल में जाके कराते होते हैं। यहाँ पे कराने का मकसद क्या है, तो चलो आपको थोड़ा सा अगर एमसीक्यूज घुमाए इधर उधर लेके जाए तो आप खड़े रहे कि आपको पता हो कि यार दो तरह का रिस्क है, सिस्टमैटिक और इनके और भी नाम लिखे हुए हैं नोट्स में, वो रट्टा आपने लगा लेना नामों का। और कौन सा रिस्क ऐसा है जो खत्म किया जा सकता है, जो कंट्रोल किया जा सकता है, वो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, और किया किस तरह जा सकता है। जो रिस्क इन्वेस्टर को फेस करना पड़ेगा, जो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो कौन सा होगा? सिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई इसको इन्वेस्टर को फेस करना है। तो जिस कंपनी के ऊपर सिस्टमैटिक रिस्क का इंपैक्ट ज्यादा होगा, किसी के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा होगा, किसी के ऊपर, तो सिस्टमैटिक रिस्क किसी भी कंपनी का बीटा से मेजर होता है। किससे मेजर होता है? बीटा से। तो बीटा किसी भी कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क शो करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का उस कंपनी पे क्या इंपैक्ट है।
जितना इम्पैक्ट ज्यादा होगा उतना बीटा ज्यादा होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बीटा की 3 वैल्यूज है। बीटा की 3 वैल्यूज है। बीटा की कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। बीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। बीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। बीटा ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो सबसे पहले इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि कंपनी एक्स अगर है उसका बीटा 1 है, इसका मतलब है कंपनी एक्स में जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो स्टॉक एक्सचेंज की बाकी कंपनीज के मुताबिक उसके बराबर है, यानी ना बहुत ज्यादा रिस्की है ना बहुत। तो क्या मतलब है बीटा 1 होने का? बीटा 1 होने का मतलब है कि सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द कंपनी एक्स इज सिमिलर टू सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अदर कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। बीटा ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? systematic risk of the company is more than the systematic risk of other companies in stock market. बीटा लेस देन 1 होने का systematic risk of a particular company is less than systematic risk of other companies in stock market. क्या बात समझ आ रही है? बीटा कम हो तो रिस्क कम है, बीटा ज्यादा होता जाए तो सिस्टमैटिक रिस्क उतना ज्यादा। अगर किसी कंपनी का बीटा 2 हो तो इसका मतलब है ये मार्केट की बाकी कंपनीज के मुकाबले में डबल सिस्टमैटिक रिस्क कैरी करती है, यानी इसके इन्वेस्टर की इनकम में डबल फ्लक्चुएशन आती है। अगर स्टॉक मार्केट 10% गिरती है तो ये कंपनी 20% गिरती है इसके रिटर्न्स। अगर किसी कंपनी का बीटा 0.5 हो तो इसका मतलब होता है कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट की बाकी कंपनीज के मुकाबले में हाफ रिस्की है, हाफ रिस्की है। यानी अगर स्टॉक मार्केट में 10% फॉल आता है तो इस कंपनी के इन्वेस्टर के रिटर्न में 5% फॉल आएगा। इज इट क्लियर? अब आखिरी बात, फिर फॉर्मूले हैं, फिर आप उसको चाहे घर जाके कर लीजिएगा। आखिरी बात, अब इस फॉर्मूले की क्या सेंस है? ये जो फॉर्मूला था इसकी क्या सेंस है? देखिए मैंने आपको ऊपर मिसाल दी थी, आरएफ कितने परसेंट था लिया? 5%। आरएम कितना लिया था? और ये 7% एक्स्ट्रा रिटर्न था ड्यू टू टेकिंग द रिस्क, ये रिस्क प्रीमियम था। देखिए अगर मैं कंपनी एक्स में पैसे लगाना चाह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, आप मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाह रहे हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मुझे कम से कम तो 5% रिटर्न मिले, जितना कि किसी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में मिलता है। मैं किस कंपनी में पैसे लगाना चाह रहा हूँ? कंपनी एक्स। और कंपनी एक्स का बीटा है मिसाल के तौर पर 2। कंपनी एक्स का बीटा कितना है? तो अब मैं कंपनी एक्स में पैसे लगाना चाह रहा हूँ, मैं कंपनी एक्स से कम उतना रिटर्न चाहता हूँ जितना मार्केट में रिस्क लिए बगैर रिटर्न मिलता है, प्लस मैं उस कंपनी से रिस्क प्रीमियम भी चाहूंगा क्योंकि मैं एक रिस्की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं उस कंपनी से क्या चाहूंगा, लेकिन मैं रिस्क प्रीमियम सेम टू सेम उतना नहीं चाहूंगा जितना मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी मार्केट से डबल रिस्की है, ये मार्केट से, तो मैं इस प्रीमियम को भी डबल कर दूंगा। डबल क्यों करूंगा? क्योंकि डबल रिस्की है तो मैं एक्स्ट्रा रिटर्न डबल लेना चाहूंगा। अगर वो कंपनी हाफ रिस्की हो तो मैं रिस्क प्रीमियम डबल लेने की बजाय हाफ ले लूंगा। मैं कहूंगा कि बीटा असल में क्या करता है, बीटा इसको एडजस्ट करता है कि आपने एक्स्ट्रा रिटर्न कितना लेना है या कितना डिमांड करना है। रिस्क फ्री तो लेना ही लेना है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट में रिस्क फ्री नहीं बढ़ता, प्रीमियम बढ़ता है। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो ये फॉर्मूला इस तरह बना हुआ है कि इन्वेस्टर कम से कम रिस्क फ्री के बराबर रिटर्न लेगा, प्लस वो रिस्क प्रीमियम भी लेगा, लेकिन रिस्क प्रीमियम एडजस्ट करके लेगा अकॉर्डिंग टू बीटा ऑफ द कंपनी। जितना बीटा ज्यादा होगा उतना प्रीमियम ये ज्यादा होगा और ये भी ज्यादा होगा। बीटा जितना कम होगा ये आंसर भी उतना क्या हो जाएगा। और समझ आ रही है? चलो बस अब आपने ये एग्जांपल करनी है, अभी करनी है कि घर से करेंगे? हाँ, कभी नहीं करना, हजे करांगे।
2.14567, 2.14 से 2.17 तक, 2.14 से 2.17। वो कहते हैं कार से। कल भी वैसे मैंने जल्दी फारिग कर दिया था रमजान में, अब मैं आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी सी एग्जांपल है यार। 2.14 से 1, चलो घर से ही कर लेना, साड़ी नीयत नहीं है। जब आप कहते हैं ना घर से, तब मेरी भी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन यार ये ना कहा करे, हमारा सिलेबस लेट हो जाएगा। वो मंडे नहीं आता। कहते हैं ईद के बाद नहीं कहेंगे, ईद के बाद टाइम का रिजल्ट भी आने वाला है आपका। चलो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है आपका सैटरडे को। पिछला टेस्ट चेक होके मिला, मिल जाएगा मंडे ट्यूसडे तक। उन्होंने मुझे सोल्यूशन बना के भेजा है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मंडे ट्यूसडे तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, ओ सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब टेस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक टेस्ट मिल जाएगा। आप अगले टेस्ट की तैयारी करें। अगला टेस्ट जो है इसमें एनपीवी भी है और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है थोड़ा सा। जो मैं मंडे को पढ़ा दूंगा वो सब शामिल होगा टेस्ट में। चैप्टर अगले हफ्ते खत्म हो जाना, ये अगले हफ्ते ये चैप्टर। अब मैंने बल्कि दूसरी क्लास को एक और चीज भी करा दी थी। चलो नहीं, वो फिर आपके सवाल नहीं ना कराए, उनको उन्होंने सवाल भी किए हैं। वो काम ज्यादा करते हैं, हम इधर काम करते हैं। आज हमारा वैसे टाइम भी जाया हुआ था पहले पता। मोटिवेशन किस चीज की वजह से जा रहे थे? वो कौन सी दुनिया से आए हैं? वो इसी दुनिया से आए हैं। ओके फिर अल्लाह हाफिज बेटा।